हेलो एंड वेलकम। आप हमारी स्पेशल सीरीज देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स पे, जहां हम बात करते हैं कि फंड मैनेजर्स का इस समय रुझान क्या है, उनका व्यू क्या है मार्केट्स पे ब्रॉडली, और इस समय कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे उनका ध्यान है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बोलते वो, पर सेक्टर्स एंड द एनवायरनमेंट जिसमें हम काम काज कर रहे हैं वो कैसे रहने वाला है, यहाँ से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं बाजारों पे। आज हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर देवेंद्र सिंघल। He is EVP and fund manager at Kotak AMC. And Mr. Singhal manages assets worth USD 4 billion. I think he has crossed that. We'll just ask him. Mr. Singhal, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार गीतू। थैंक यू मुझे शो इट्स में लेने के लिए। प्लेजर सर। सर ये बताइए, आप 4 बिलियन डॉलर से ज्यादा का फंड जो है, एसेट्स जो है वो मैनेज करते हैं। ऐसे मार्केट पे जहाँ पे बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है, उठापटक जारी है, ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है वहां पे कुछ ना कुछ रोज नया सुनने को मिलता है। डोमेस्टिक फ्रंट पे डेटा पॉइंट्स आर पॉइंटिंग कि हम काफी अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में आप को कितने चैलेंजेस फेस करते हैं आप इतना बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए? गीतू, चैलेंज तो इस फील्ड में रोज ही रहता है। हम्म। आज कुछ है तो कभी कुछ और होता है। कभी डोमेस्टिक अच्छा है तो कभी एक्सपोर्ट अच्छा है। कभी बैंकिंग अच्छा है तो कभी कुछ और अच्छा है। तो वो जी। सब तो चलता ही रहता है। हम्म। तो चैलेंजेस इज पार्ट ऑफ अ जॉब, सो दैट इज व्हाट आई हम्म। वुड से। बट हाँ, हम्म। ये एक जो एक सच्ची कोशिश रहती है कि हम एक पोर्टफोलियो को ढंग से मैनेज कर पाए और उसमें अल्फा जी। जनरेट कर पाए, क्योंकि जी। अल्टीमेटली ये पैसा छोटे निवेशकों का पैसा है। तो राइट। अगर उनको उनका पैसा बढ़ेगा तो एक जो अंदर अंदरूनी खुशी होती है उसके हम्म। कोई बयान नहीं है। बिल्कुल। और सारे जो रिटेल है वो उनका सब नजर जो है वो म्यूचुअल फंड्स पे ही है, और म्यूचुअल फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वो हमेशा बढ़ते ही जा रहे हैं। एसआईपीस ये थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला, लेकिन फ्लोज अभी भी बॉयंट है। सर, आपका मार्केट पे इस समय क्या नजरिया बन रहा है, क्योंकि आरबीआई ने जो जंबो रेट कट किया है शुक्रवार को, और सीआरआर में कटौती की बात भी की है 100 बेसिस पॉइंट से। लिक्विडिटी ईज हो गई है सिस्टम में, और यही माना जाता है कि जब लिक्विडिटी सिस्टम में एम्पल होती है तो वो इक्विटीज को चेज करती है। तो आपका क्या नजरिया है? देखिए, आपने सही कहा। आरबीआई ने एक बहुत बड़ा रेट कट किया। लिक्विडिटी को भी मार्केट में काफी सारा बढ़ावा दिया है। तो जी। हमको लगता है गवर्नर साहब यही कहना चाहते हैं, भैया बहाने बहाने छोड़ो और ग्रोथ पे फोकस करो। देश करेक्ट। को आगे लेके जाओ। जो आपको चाहिए वो हम दे रहे हैं, अपफ्रंट दे रहे हैं। तो अभी सिर्फ ग्रोथ पे फोकस करो। और गवर्नमेंट का भी यही अंदेशा है, यही मंशा है उनकी भी, कि जितना ज्यादा बड़ा बढ़ोतरी हमारी ग्रोथ में होगी उतना ही सुदृढ़ हमारी कंट्री होगी, उतना ही स्ट्रांग हमारा कंट्री होगी। जी। वैसा तो जी। अच्छा है माहौल एकदम। आपने देखा 2-3 दिन से एकदम से बुओयंसी आ गई मार्केट में। तो जी। लोगों को यही सी, इंडिया जो है वो एक ग्रोथ मार्केट है। यहाँ पे करेक्ट। कोई भी निवेशक जो आता है वो ग्रोथ के लिए आता है। अब जी। जब सब पैरामीटर्स आपको ग्रोथ की तरफ बोल रहे हैं, आप जाइए। और दिख भी रहा है पिछले, आप जीएसटी के नंबर देख लीजिए, जीडीपी के नंबर्स देख लीजिए, पीएमआई डेटा देख लीजिए। जी। इन्फ्लेशन अपने लो पे आ रहा है। तो ये सब जी। बता रहे हैं कि हम एक बहुत ही अच्छे पड़ाव पे हैं जहाँ पे ग्रोथ हमारा एक्सीलेरेट हो सकता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमको लगता है कि इक्विटी मार्केट आने वाले कुछ समय के लिए बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। जी। इक्विटीज अच्छा रहेगा, लेकिन हम जब इक्विटीज में बात करते हैं तो लार्ज कैप स्पेस, मिड कैप स्पेस और स्मॉल कैप स्पेस की बात करते हैं। लार्ज कैप्स मोस्टली ड्रिवन बाय एफआईआईज। एफआईआईज की वापसी तो हुई है, पर अभी वो कंसिस्टेंट नहीं है, कभी बेचते हैं कभी खरीदते हैं। लेकिन जो बोयंसी है और जो मोमेंटम है वो हम मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में वापस देख रहे हैं सर। और मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में बोयंसी एक साल पहले भी थी, जहां पे मोस्ट ऑफ द एसआईपीज जो होती थी वो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में ही होती थी। क्या अभी भी वही होने वाला है, क्योंकि जो जो ब्रॉडर मार्केट्स है, दे आर आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क्स? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि मिड कैप ज्यादा चलेंगे या स्मॉल कैप ज्यादा चलेंगे। बट पिछले कुछ समय से हम ये बोल रहे थे लगातार कि लार्ज कैप का जो रिस्क रिवॉर्ड होता है ना, वो जी। मिड कैप स्मॉल कैप से ज्यादा है। तो मिड कैप थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल रहेंगे, स्मॉल कैप उससे ज्यादा वोलेटाइल रहेंगे। तो जी। ये कुछ टाइम तक प्ले भी किया। अगर आप देखो सितंबर से मार्च तक लगातार मार्केट एक तरफ गया जहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप की ज्यादा पिटाई हुई।
जी। तो लार्ज कैप ने उसको बेहतरीन परफॉर्म किया उस दौरान। पर जी। अगर आप पिछले क्वार्टर के जो नतीजे अभी गए हैं, पूरे साल के हम्म। नतीजे देखें और पिछले क्वार्टर के नतीजे देखें, तो हम्म। वो कोई स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए भी काफी सारी अच्छी चीजें लेके आए हैं नतीजे। और हमने जी। देखा है कि बॉयंसी वहां पे वापस आई है। जी। और तो उसका सीधा सीधा हमको असर दिख रहा है उनके स्टॉक प्राइसेस के ऊपर भी। जहां पे भी करेक्ट। कंपनी ने अच्छा किया है, वहां पे वो क्या कहते हैं, जहां पे भी नतीजे अच्छे आ रहे हैं या उनका जी। आउटलुक अच्छा आ रहा है, वहां पे स्टॉक में प्राइस मूवमेंट देखने को मिल रहा है अपर साइड पे। तो जी। ये लार्ज कैप में भी है, मिड कैप में भी है और स्मॉल कैप में भी है। इनफैक्ट मिड कैप जी। स्मॉल कैप में जो उछाल है वो ज्यादा है, बिकॉज वो उनकी हम्म। पिटाई भी ज्यादा हुई थी। ठीक करेक्ट। है। बट आपने एक और चीज कहा कि लार्ज कैप जो है वो एफआई की फेवरेट है। हम्म। ये तो थोड़े समय से ना ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है यहाँ पे। जी। एफआई लार्ज कैप में तो जाते ही थे, बट अब वो हम्म। लार्ज लिक्विड मिड कैप्स के अंदर भी और कुछ कुछ स्मॉल कैप्स के अंदर भी जा रहे हैं। तो ओके। हमको दिख रहा है कि पूरा रुझान जो है वो काफी चेंज हो रहा है। और ओके। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, तीनों ही हम्म। क्षेत्रों में एफआई का पैसा आ रहा है। हाँ, हम्म। ज्यादा पैसा भी लार्ज कैप में जा रहा है, बट हम्म। वो पुराने वाले स्टॉक्स या सेक्टर्स में नहीं जा रहा जहाँ पे वो ट्रेडिशनली आते थे। तो दे आर जी। ऑल्सो लुकिंग फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज where the हम्म। growth could be higher, जहाँ पे ग्रोथ ज्यादा हो सकता है, वहां पे वही देख रहे हैं। हम्म। वैसे सिंगल एक थीम जिसपे हम सारे बड़े बुलिश और पॉजिटिव है वो है कंजम्पशन थीम। कंजम्पशन थीम क्यों? एक तो ब्याज दरों में कटौती जो लेटली हुई है, दूसरा हमारा मॉनसून अच्छा रहा है, और तीसरा जो मेजर है वो बजट की अनाउंसमेंट्स रही जहाँ पे मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। कंजम्पशन थीम में बहुत सारे वर्टिकल्स है, वाइट गुड्स है, प्योर एफएमसीजी प्लेस है, आपके हाउसिंग सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है। सो कंजम्पशन थीम आपको कैसा लगता है? और कंजम्पशन थीम में अगर आपको प्ले करना हो तो कौन से ऐसे सेक्टर है या सेगमेंट है, सब सेगमेंट्स है जहाँ पे आपको लगता है कि अच्छा रुझान होना चाहिए? देखिए, कंजम्पशन तो ओवरऑल हमको पूरा थीम ही अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। हम्म। क्योंकि जैसा आपने बताया, मॉनसून अच्छा हुआ, ब्याज दर कटौती हो गई, टैक्स रेट आ गए। इसके हम्म। अलावा दो और चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है। एक तो इन्फ्लेशन दर भी कम कम हो गया है। जी। बिल्कुल। तो स्पेसिफिकली ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे लोगों की तनख्वाह इन्फ्लेशन से कम बढ़ रही थी, अभी वो जी। इन्फ्लेशन से ज्यादा बढ़ने लग गई है। तो ओके। वहां पे भी अभी कंजम्पशन वापस आ रहा है। इनफैक्ट आज सुबह का ही एक कोई रिपोर्ट है जो हम्म। ये बता रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों का कंजम्पशन ज्यादा बेहतर हुआ है अर्बन शहरों के मुताबिक। तो जी। ये तो ट्रेंड अच्छा ही है, क्योंकि काफी टाइम हम्म। के बाद, कोविड की मार के बाद, गांव का जो कंजम्पशन था वो काफी सबड्यूड था, काफी कम हो जी। गया था। तो अभी वो जी। वापस आया तो अच्छा ही है। हम्म। बट हमको लगता है कि ये जो सारे इम्पैक्ट आपने बताया ना, टैक्स कट, इंटरेस्ट रेट हम्म। कट, हम्म। और क्या हम्म। कहते हैं इन्फ्लेशन से, तो हम्म। इसमें जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है उस जी। पे ज्यादा रुझान हमको लगता है आने वाले समय में आएगा। क्योंकि हम्म। जो लोन ले रहा है वो तो शहर वाला ही आदमी है, गांव में तो लोन लोग करेक्ट। कम लेते हैं। तो करेक्ट। टैक्स जो भी दे रहे हैं वो भी ज्यादा लोग, शहरी लोग ही टैक्स देते हैं। तो जी। इसके हिसाब से हमको लगता है जो बेनिफिट आएंगे कंजम्पशन के, वो शहरी लोगों को हम्म। ज्यादा मिलेंगे या अर्बन कंजम्पशन को ज्यादा मिलेंगे। तो हम्म। और वहां पे डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन को हमको लगता है बढ़ावा मिलेगा। तो पहले हम्म। तो लोग खाना खाना बाहर बाहर खाने जाएंगे, फिर शायद वाइट गुड्स ले लेंगे, फिर हम्म। उसके बाद क्या कहते हैं ऑटोमोबाइल्स और टू व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स का नंबर आएगा। तो ये हम्म। मेरे को लगता है एक साइक्लिकल होगा, स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे। और हम्म। ये भी ध्यान रखिए कि हम जल्दी ही पे कमीशन भी आने वाला है, तो जी। उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है पूरी कंजम्पशन के हम्म। ऊपर। तो हमको लगता है हम्म। आने वाले कुछ साल कंजम्पशन के लिए बेहतर है। हम्म। उसके अंदर हमको लगता है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बेहतर है, जब हम्म। एफएमसीजी से, स्टेपल्स से। हम्म। सर, आप मल्टी कैप फंड, हाइब्रिड फंड्स, ईटीएफ्स सभी मैनेज करते हैं, तो अभी रुझान जो है रिटेल का वो किस ओर है? देखिए, ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि रुझान किस तरफ है, क्योंकि सभी तरफ फ्लोज तो आ ही रहे हैं, हमको ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बट हम्म। हमको लगता है कि अगर आप अपने वित्तीय सलाहकार की सहायता के साथ आते हैं बाजार में, तो जी। एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बना के आइए, करेक्ट। लंबे समय के लिए आइए। इक्विटी में अगर आप कुछ भी निवेश करते हैं, 3 से 5 साल का कम से कम अपना समय रखिए। अगर जी। वैसा है तो आपको एक हम्म। उपयुक्त आपको एक्सपीरियंस मिलेगा इक्विटी मार्केट का। वरना इसके बीच में जो वॉलेटिलिटी होती है
उसमें क्या है, रिटेल इन्वेस्टर कई बार घबरा जाता है। तो हम्म, वो ना हो, इसके लिए वित्तीय सरकार की सहायता के साथ आना चाहिए। बट फ्लो हम्म, सब तरफ ही है, मल्टी एसेट हम्म, पे भी है। जो लोग चाहते हैं कि हम सिर्फ एक ही फंड ले लें जिसमें हमको डेट भी मिल जाए, इक्विटी भी मिल जाए, हम्म, सोना चांदी भी मिल जाए या इंटरनेशनल इक्विटी जी, भी मिल जाए, तो उसके अंदर मल्टी एसेट में आते हैं। हम्म, जो लोग इक्विटी में बिल्कुल भी नहीं आना चाहते और बहुत ही कंजर्वेटिव हैं, वो हाइब्रिड स्कीम्स यूज करते हैं कि हमको चलो थोड़ा सा इक्विटी का मिल जाए, जिससे हमारी जो सेविंग की इंटरेस्ट रेट है वो हमको थोड़ी सी ज्यादा मिल जाए। बट जी, जैसे जैसे आप इक्विटी का पोर्शन बढ़ाते रहेंगे, उसका रिस्क हम्म, बढ़ता रहता है। ये लोगों को हम्म, ध्यान में रखना चाहिए। तो अपने वित्तीय सलाहकार की सहायता के साथ, उनकी सलाह के साथ आप मार्केट में आइए, लंबे समय के लिए आइए, आपको एक बहुत ही बढ़िया अनुभव मिलेगा। ये हमारी पूरी हमको पूरा विश्वास है इसके ऊपर। बिल्कुल। सिंगल सर, ये बताइए कि आप अगर इंटरनेशनल सिनेरियो देखते हैं, ग्लोबल सिनेरियो देखते हैं, तो वहाँ उठापटक अभी जारी है, ट्रम्प के टैंट्रम्स अभी भी जारी है, यूएस चाइना के बीच में डील की संभावनाएं कम लग रही है, और जुलाई 9th का जो 7th या 9th का जो डेट है वो भी बहुत करीब है। अ, अभी तक इंडिया और यूएस के बीच में जो बायलैटरल टॉक्स चल रही है वो भी अभी जारी ही है। ऐसे में डोमेस्टिक थीम्स पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं विजा विज द इंटरनेशनल थीम्स, या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम्स? देखिए, हालांकि अभी टेंट्रम्स जारी हैं और उठापटक थोड़ी ज्यादा है, बट कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे आप सिर्फ यूएस ही एक्सपोर्ट का एक कंट्री नहीं है, बाकी कंट्रीज भी हैं। तो आप जी। उस चीज को दरकिनार नहीं कर सकते, आपको एक हम्म, पोर्टफोलियो के हिसाब से चलना पड़ता है। क्योंकि अब कल के दिन मान लीजिए एकदम से चेंज हो जाए तो आप हम्म, देखते रह जाएंगे और बाजार एक अलग ही मूड में चला जाएगा। तो हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो पोर्टफोलियो को एक पोर्टफोलियो की तरह यूज करते हैं, और अलग अलग स्टॉक्स को, अलग अलग क्षेत्रों को देख के कि कौन सा हम्म, कब चल सकता है, कौन सा में कितना वैल्यू है, कितना ग्रोथ है, हम्म, उसके हिसाब से चलते हैं। तो हम्म, ज्यादा रुझान डोमेस्टिक की तरफ है, बट ऐसा कहना कि एक्सपोर्ट पे बिल्कुल भी रुझान नहीं है, ये गलत होगा। हम्म, हम्म, सर, लेटली आपने कोई चेंजेस की है अपने पोर्टफोलियोज में, बेस्ड ऑन व्हाट आरबीआई हैज डन, 100 basis point कट एंड देन लिक्विडिटी एम्पल इन द सिस्टम? देखिए, आरबीआई कट तो अभी पिछले हफ्ते ही आया है, तो इट इज जी। टू सून टू मेक द चेंजेस। बट हम्म, मार्केट को कुछ तो अंदेशा था कि 25 बेसिस हम्म, पॉइंट तो आ ही जाएगा। बट हाँ, जी। 50 बेसिस पॉइंट तो सरप्राइज ही था मार्केट के लिए। तो हम्म, रेट सेंसिटिव हमने लगाए हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, जिनको इंटरेस्ट हम्म, रेट कम होते हैं तो उनका ज्यादा फायदा होता है। हम्म, बट ये तो जी एक चीज ध्यान रखिएगा कि जी। हम लोग ना हमेशा एक चीज भूल जाते हैं कि इंटरेस्ट रेट जब कट होता है ना, तो उसका पूरा फायदा सब तरह की इंडस्ट्रीज को होता है। करेक्ट। जो भी नया कैपेक्स हैवी इंडस्ट्रीज है, खासकर उनको ज्यादा फायदा होता है जी, कंजम्पशन से भी ज्यादा। बिकॉज जी। आपका अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा, तो आपका हम्म, वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस और द इकोनॉमिक वैल्यू एड स्टार्ट हम्म, इंक्रीजिंग। जी। बिजनेस क्या है, प्रॉफिट क्या है, एक आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस रिटर्न ऑन करेक्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट? तो ये गैप अगर कम रहता है, होता जाएगा, तो हम्म, तकलीफ है, और यही गैप अगर बढ़ता जाएगा तो प्रॉफिट ज्यादा है। तो जी। जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो हम्म, आपका ये गैप बढ़ता है, तो इसका सबको फायदा होगा, और पूरे हम्म, देश की पूरी अर्थव्यवस्था को इससे एक फायदा होता है। तो हम्म, एक अकेला कंजम्पशन या एक फाइनेंशियल सेक्टर ही नहीं है, आपको पूरा जी। उसको देख के चलना पड़ता है। हम्म, हम्म। तो ये बताइए, आपने कंजम्पशन थीम की बात की, कोई ऐसे और थीम्स जो आपको लगता है कि आने वाले समय में प्ले आउट होंगे और निवेशकों को उनका फायदा उठाना चाहिए? देखिए, हम मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया के ऊपर बहुत ही बुलिश है। हमको हम्म, लगता है कि जो हमने सर्विसेज के अंदर किया, तो हम वो मैन्युफैक्चरिंग में भी कर सकते हैं। आज हम्म, हमारी ऐसी वर्ल्ड की शायद ही कोई ऑटो कंपनी हो जो हमारी इंडिया की बनाई हुई कोई चीज उसको यूज ना करती हो अपने प्रोडक्ट जी। के अंदर। हमारे टू व्हीलर्स आज पूरे वर्ल्ड में विख्यात है। हमारी बनाई हुई गाड़ियां आजकल यूरोप में, अमेरिका में जाने लग गई हैं। अ, जी, अगर मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो एप्पल आईफोन जो बनता है, वो जी। एक टॉप ऑफ द लग्जरी, मास लग्जरी अब जिसको कह सकते हैं, वो है। तो हम्म, अगर हमारी काबिलियत सबको पता है, हम हम्म, अपॉर्चुनिटी की निगाह देख रहे हैं। तो हम्म, जैसे ही गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पे आ रहा है, हम देख रहे हैं कि ये सेक्टर में काफी निवेश हो रहा है। अभी तो पीएलआई के कारण इसको थोड़ी वायबिलिटी है, बट हमें जी। लगता है जैसे जैसे ये सेगमेंट बढ़ेगा, हम्म, ये अपने आप में ही एक से बड़ा सेक्टर बन जाएगा। और
इंडिपेंडेंस के टाइम पे था, हमारा मैन्युफैक्चरिंग के हम्म, अंदर बहुत बड़ा योगदान था, ग्लोबल ट्रेड जी के अंदर बहुत बड़ा योगदान था। जी। हमको लगता है वो पुराने दिन वापस आएंगे और उससे बेहतर आएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है जहाँ पे आपकी नजर। जी। अगर हम पीएसयू स्पेस की बात करें, जहाँ डिफेंस भी है, जहाँ रेलवेज भी है, जहाँ यूटिलिटीज भी है, कैपिटल गुड है, ये स्पेस आपको कैसा लगता है? देखिए गीतू जी, हम ना कभी भी जब निवेश करते हैं ना तो ऐसा नहीं देखते कि ये ग्रुप का है, ये ग्रुप का है, या ये पीएसयू है या प्राइवेट है। हम जी। देखते हैं कि वो जो कंपनी हम निवेश कर रहे हैं उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, और कोई क्या ऐसी कोई पॉलिसी डिसीजंस हैं गवर्नमेंट के जिससे वो ऊपर नीचे हो सकता है। जहां पे गवर्नमेंट की दखलंदाजी ज्यादा होती है, टिपिकली आप ऐसी कंपनियों को एक डिस्काउंट देते हैं प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले या किसी और जी कंपनियों के मुकाबले। तो जी। जब हमको यहाँ पे उसके बावजूद एक वैल्यूएशन दिखता है, कंफर्ट दिखता है, और आगे आने वाले टाइम में स्कोप दिखता है, तो हम जरूर जी। निवेश करते हैं। बट हम ऐसा नहीं देखते कि ये पीएसयू है या ये प्राइवेट है। वो आई जी। थिंक दैट इज अ रॉन्ग लेंस टू लुक एट इट। करेक्ट करेक्ट। मैं आपके प्रोफाइल देख रही थी, तो वहां पे मैंने एक लाइन पढ़ी कि आपने 100 से ज्यादा कंपनीज को एनालाइज किया है। सो व्हाट डज इट टेक टू बी 100 कंपनीज? तो बहुत सारी होती है सर। 100 नहीं की, तो जी कम से कम 1000 कंपनी है। अच्छा, 1000 से मुझे ज्यादा आज कंपनी अब 25 साल हो एनालाइज गए करके। बाजार हम्म, में इन सब हम्म, कंपनियों को देखते हुए। तो हम्म, आप कुछ ना कुछ कंपनी को मिलते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और हम्म, ये बाजार वैसा ही है, जैसे जितने आप जितना स्टडी करते रहेंगे उतना ही आपकी जो काबिलियत है वो बढ़ती रहती है। जैसे करेक्ट। डॉक्टरी में पढ़ाई जरूरी है और लॉ में पढ़ाई जरूरी है ना, वैसे ही जी यहाँ पे भी बहुत जरूरी है। जी। गोल्ड और सिल्वर में आपको क्या पसंद है? क्योंकि गोल्ड में एक बहुत अच्छी रैली हम देख चुके हैं, सिल्वर अब चलना शुरू हो गया है। क्या आपको लगता है कि सिल्वर इज गोइंग टू आउट परफॉर्म गोल्ड इन कमिंग टाइम्स? लेकिन गिरु जी, पिछले 12 महीने में गोल्ड और सिल्वर दोनों ने ही एक बहुत ही बढ़िया उछाल दिया है। ठीक है। जी बट अगर आप पिछले 5 साल चले जाएं या पिछले 10 साल पहले चले जाएं, तो आप देखोगे गोल्ड और सिल्वर का जो एक रेशियो था ना, जो एक उनका कोरिलेशन था, वो कुछ टूटा है। अब जी ऐसा लग रहा है कि जो मीन रिवर्जन है सिल्वर का गोल्ड से वापस आना चाहिए। और उसने सिल्वर ने अपने 13 साल के हाई को तोड़ा है अभी जी ग्लोबल जी यूएस डॉलर प्राइसिंग में। तो ऐसा जी लग रहा है कि वहां पे एक पैरिटी वापस शुरू थोड़ी सी आएगी, और गोल्ड हम्म, के मुकाबले सिल्वर थोड़ा ज्यादा चल सकता है, और उसके हम्म, इंडस्ट्रियल यूजेस भी ज्यादा हैं। तो अगर जी ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ट्रेड अनसर्टेनिटी कम होती है, तो सिल्वर वुड फाइंड इट्स वे अप इन आवर व्यू। तो हमने अपने हम्म, पोर्टफोलियो में सिल्वर को थोड़ा ज्यादा रखा है, गोल्ड को थोड़ा कम रखा है। और हम्म, उम्मीद है कि सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड को। हम्म। सर ये बताइए कि बॉन्ड मार्केट से आपको क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मे गो फॉर अ लॉन्ग पॉज, बिकॉज उन्होंने फ्रंट लोड किया है। सो हाउ डज बॉन्ड मार्केट लुक एट दीज करंट लेवल्स? गीतू जी, मैं बॉन्ड विशेषज्ञ नहीं हूँ, मेरे ओके कलीग्स देखते हैं। बट ओके। जैसा मैंने कहा, गवर्नर साहब ने बोला है ये सब तुमको दे दिया, अब जाके अब कैपेक्स करो, ग्रोथ करो। तो करेक्ट। और जब जरूरत होगी फिर देखेंगे। बट जी। अभी जितना लिक्विडिटी है वो बाजार में अब्सॉर्ब हो जाए, आई थिंक हम्म। दैट इटसेल्फ वुड बी अ बिग टास्क फॉर द कंपनीज गोइंग फॉरवर्ड। तो बेटर, अब आपने कहा कि आरबीआई बोल चुका है कि अब मैंने जो करना था कर दिया, अब आप अपना काम करो। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि केपेक्स प्लान जो है सरकार का, उसमें अच्छी बॉयंसी होगी? और अगर होगी तो फिर इंफ्रा स्पेस आपको कैसा लगता देखिए, सरकार ने तो केपेक्स बढ़ाया ही है। है? मार्च महीने में, अप्रैल महीने में, अगर जो अप्रैल मार्च महीने में के नंबर आए हैं, उसमें तो सरकारी केपेक्स बढ़ा ही है। और हमको जी लगता है कि आने वाले साल में, आने वाले महीनों में केपेक्स बढ़ के ही आएगा। जो चीज मिसिंग है वो है प्राइवेट केपेक्स। आई थिंक पीपल करेक्ट। आर स्टिल वेटिंग कि थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दिख जाए, विजिबिलिटी दिख जाए। हम्म मुझे हम्म लगता है अभी तो छलांग ले लेनी चाहिए काफी जगह। तो हम्म लग रहा है कि केपेक्स शुरू हो जाएगा, और काफी हम्म जोर शोर से शुरू होएगा। उसका हम्म पूरा सभी को राह है प्राइवेट केपेक्स की। तो हम्म देखते हैं आने वाले समय में हम्म। क्या रहता है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब लोगों के हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब चेंज हो गई है, तो बहुत सारा पैसा जो है वो इक्विटी मार्केट्स में आने की भी संभावनाएं हैं। बिकॉज इन पिछले कुछ सालों में जो स्टॉक मार्केट की तरफ अवेयरनेस है लोगों की, और जो इन्वेस्टमेंट में अवेयरनेस बढ़ी है, म्यूचुअल फंड्स में अवेयरनेस बढ़ी है, वो स्पष्ट रूप से साफ दिख रहा है।
अब मैं आपसे आंसर चाहूंगी इसका। एक आम सा बंदा जो अंडर एक्सपोज्ड है इन इन मार्केट्स और इन म्यूचुअल फंड्स, ही वांट्स टू गेट इनटू एंड स्टार्ट अफ्रेश, उसके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? देखिए, ये जो मार्केट है ना, ये एक जरिया है आपकी मेहनत की कमाई को एक अच्छे तरीके से कंपाउंड करने के लिए। आप इक्विटी मार्केट में अगर आप देखें, पिछले 30 साल में एवरेज 12-13% का कंपाउंडिंग हुआ है। जी। इसका मतलब है हर 6 से 7 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। ठीक है। जी। अगर आप उस नजरिए से आते हैं, अपने सरकार के साथ बैठ के एक प्लान बनाते हैं और उसके जरिए आप मार्केट में आते हैं, एक ये बहुत ही बढ़िया आपका अनुभव रहेगा और रहा भी है लोगों का पैसा। हम्म, बट हम्म, कई लोग होते हैं कि जो लोग हैं झटपट फटाफट पैसा बन जाए, मेरे जी। पड़ोसी ने बनाया मैं भी बना लूं। तो हमने हम्म, देखा है कि वो इनफैक्ट सेबी ने भी लगातार ये मैसेज डाला है कि आप जी। ट्रेडिंग मत करिए, एफएनओ में एक्सपोजर मत लीजिए। तो बिल्कुल। ये बड़े फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लोग उसको यूज करके फटाफट पैसा बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि 100 में से या 1000 में से एक दो ही लोग सक्सेसफुल होते होंगे। बाकी लोग तो कहते हैं लॉस दे के ही जाते हैं। तो बिल्कुल। एक दो लोगों की सक्सेस स्टोरी के पीछे अपना पैसा मत व्यक्त कीजिए। एक जी। सही तरीके से अपने सलाहकार को यूज करके आप मार्केट में आइए। आपका हम्म, निवेश का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहेगा। मुझे हम्म, पूरी उम्मीद है कि अगले 10 से 20 साल तक अगर कोई भी इंडियन मार्केट में है, मुझे हम्म, लगता है इससे बेहतर मार्केट शायद ही पूरे वर्ल्ड में आपको मिले अगले 10-20 सालों में। हम एक हम्म, बहुत ही बढ़िया युग की तरफ अग्रसर है। ग्रोथ जी। हमारा सबसे आगे रहने वाला है, इसमें कोई दो जी। राय नहीं। हम्म, थोड़ी भी अगर सरकार की पुश से ये ग्रोथ रेट बढ़ गया, तो जी। हम एक और ही अलग एक्सपीरियंस देखेंगे मार्केट का। तो हम्म, संयम रखिए, लालच मत कीजिए, थोड़ा लालच कीजिए और बने रहिए मार्केट में। दैट इज व्हाट आई वुड से। जी मिस्टर सिंगल, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस सर। थैंक यू गीतू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।